अब हम डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो जब हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ 1915 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। सो केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन इन स्पेशली ह्यूमन ब्लड सेल्स। जब हम आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स को हम जब केमिकल स्टडी के अंदर देखते हैं तो साइंटिस्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, पॉसिबली स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, दिस स्टडी में क्या शो करती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कंपोज होता है लिपिड से। सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज होता है? लिपिड से फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो दे अरेंज बाई लेयर, 2 लेयर, बाई लेयर, दैट्स मीन्स 2 लेयर्स अरेंज होगा। ऑल्सो द लिपिड अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के ऊपर भी हमें लिपिड्स देखने को मिलेंगे विथ पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टूवर्ड द इनर पार्ट। इनर पार्ट के अंदर हमको हाइड्रोफोबिक टेल्स देखने को मिलेंगी और पोलर हेड हमें देखने को मिलेगा आउटर साइड्स के अंदर, राइट। पोलर हेड हमें आउटर साइड्स के अंदर देखने को मिलेगा। लिपिड से बनती है, बाइलेयर से अरेंज होती है। ऑल्सो मेम्ब्रेन के साथ साथ पोलर हेड आउटर साइड्स पे होता है, हाइड्रोफोबिक टेल्स इनर पार्ट्स में होती है, राइट। सो जो लिपिड कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन में, वो मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोग्लिसराइड्स, राइट। लेटर जब हमने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें वो भी पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसके साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। वो जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड का वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल में वो डिफरेंट होता है। बट इन द ह्यूमन मिक्स मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। इन ह्यूमन सेल के अंदर 52% प्रोटीन, अप्रोक्सीमेटली 40% लिपिड्स होता है। ये नंबर्स हमें याद रखने हैं। उसके बाद जब मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसको हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, इंटीग्रल और पेरिफेरल। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे लाई होता है, पर जब इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो पार्शियली और टोटली ब्यूरिड इन द मेम्ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ देखा, राइट। सो उसकी यहाँ फिगर है, उसकी 3D फिगर है, राइट। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक 3D मॉडल है। तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन है, ये लिपिड के बाइलेयर, जो हमने ऊपर देखा कि वो लिपिड के बाइलेयर होता है, तो ये लिपिड के बाइलेयर है। इंटीग्रल प्रोटीन ये है, दैट्स द इंटीग्रल प्रोटीन। हाईलाइट करती हूँ मैं। That's the integral protein, right? Is the portion of integral protein. It is the peripheral, right? Bilayer, lipid bilayer. देखिए आप, that's the lipid bilayer. Protein, sugar, cholesterol. So this is the 3D model of the cell membrane. So, improved model structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. Nicholson and Singer ने improved model of the cell membrane आप्यू। बट वाइडली हमें जो हमने जो फिगर अभी देखी वो थी, जिसने दी थी वो क्या था, जिसने दी थी वो मॉडल हम एक्सेप्ट करते वाइडली, विच इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट। बाकी उसका एक इम्प्रूवल स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकोल्सन, ये नाम याद रखना, सिंगर और निकोल्सन ने आप इन 1972। बट वाइडली हमने जो फिगर देखी वो एक्सेप्ट किया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। जो मूव होता है उसके अंदर जो एबिलिटी होती है मूव होने की विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाय इट्स फ्लूइडिटी के आधार पर हमें वो मेजर करते हैं।
Structure of the membrane is also important from the point of view like function, cell growth, formation of intracellular junction, secretion, endocytosis और सेल डिविजन्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट मॉलिक्यूल्स, राइट. मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है. सो उसका मतलब ये है कि किसी कंटेंट को वो इजाज़त देगी कि वो ट्रांसफ़र हो जाए, किसी को वो नहीं देगी. सो वो सिलेक्टिवली परमिएबल है टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट. मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्रीफली मूव कर जाते हैं मेम्ब्रेन के, उसको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. मेनली उसका काम क्या है कि मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करना. वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देती है, कुछ को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है. सो उसके मॉलिक्यूल्स को कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब किसी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं वो हम आगे देखते हैं. तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन में सिंपल डिफ्यूज़न के जो प्रोसीजर होते हैं उसके आधार पर ट्रांसफर हो जाता है, लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स. सो उसको हम क्या कहते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. सो उसको एक मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि इट इज़ द सिंगल एक कंटेंट है, उसके अंदर ये एक दीवार है, वॉल है एक. सो यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाटर है, राइट, और यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, लोअर कंसंट्रेशन है. सो इसमें क्या है लोअर कंसंट्रेशन, राइट, और इसमें हायर कंसंट्रेशन. तो ये जो होता है हायर कंसंट्रेशन वो इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट. इसको हम कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सो इसमें लिखा है कि वाटर में अल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू. तो कौन सा कंटेंट है जो ऐसे करता है, तो वाटर, राइट, वाटर वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है. और जो मूवमेंट को हम वाटर डिफ्यूज़न, ये क्या थी, इसमें एक सिंपल डिफ्यूज़न के प्रोसीजर के आधार पर हो जाता, जो डिफ्यूजन्स के आधार पर मूवमेंट होती है, सिंपल डिफ्यूजन्स नहीं, बट वाटर बाय डिफ्यूजन्स. जो वाटर बाय डिफ्यूजन्स होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, राइट. उसके आगे है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं होते थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेटर. जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो पास नहीं होंगे फ्रॉम नॉन पोलर लिपिड बाइलेटर. उनको एक कैरियर प्रोटीन की, उसके साथ ले जाने के कैरियर प्रोटीन के ज़रूरत होती है मेम्ब्रेन में. वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वो मेम्ब्रेन को फैसिलिटेट करेगा, देन ट्रांसपोर्ट करेगा मेम्ब्रेन के अंदर. सो इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया और आपको जाना है, तो आप एक बॉडी बिल्डर को, वो सामने वाले ढेर सारे, तो आप एक बॉडी बिल्डर को लेके जाएंगे. तो यहाँ पे हमारा कैरियर प्रोटीन जो है वो एक बॉडी बिल्डर का काम करता है कि उसको अकेले जाने में डर लगता है. जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं उसको अकेले में जाने के लिए डर लगता है क्योंकि लिपिड नॉन पोलर है. तो वो क्या करेगा, वो बॉडी बिल्डर को साथ ले जाएगा. सो कैरियर प्रोटीन को वो साथ ले जाएगा. तो यहाँ पे वो काम करता है कि वो उसका डर भाग जाएगा, राइट. सो अ फ्यू आयंस ऐसे होते हैं और फ्यू मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला जो कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट, उसके
ऑपोजिट जाके वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो वो लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन जाते हैं। जो मैंने ये फिगर दिखाई थी, ये फिगर के वो बिल्कुल विरुद्ध में, लोअर टू हायर, ये इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ जाएगा, राइट। तो सच इज ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंड प्रोसेसेस, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी और कुछ प्रोसीजर लगेगी, वो ऐसे नहीं चला जाएगा। सो इन विच ATP इज़ यूटिलाइज, तो उसके अंदर जो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन वाले हैं उनके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, तो वो है ATPs यूटिलाइज हो गए एंड एक्टिव करेंगे इस एनर्जी को, इस कंसंट्रेशन को, इस प्रोसेस को वो एक्टिव करेंगे। तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट, क्योंकि उसमें क्या ATPs यूज़ होता है। और उसका एग्जाम्पल है सोडियम के पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। वाटर के से ऑस्मोसिस से हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसीजर से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन से हो जाता है। पर जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम और के जो एक दूसरे के साथ वो जाने होते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो गए। ATPs, उसमें ATP यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा ATP, राइट। ओके, तो सेल वॉल जो एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। उसके फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। फंगाई एंड प्लांट्स के आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, खाली सेल को शेप ही नहीं करता, बट ऑल्सो दे प्रोटेक्ट्स द सेल मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू सेल इंटरेक्शन, जब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर भी वो हमें हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अंडर सेमल माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो algae की सेल वॉल्स होती है, वो मेड ऑफ फ्रॉम सेल्यूलोज। जो algae की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स से बनती है। तो मिनरल्स कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट जैसा मिनरल्स। जो algae की सेल वॉल होती है वो किससे बनती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, माइनर्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जब अदर प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, वो बनती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से बनती है, राइट। और जो यंग प्लांट्स में प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, उसकी प्राइमरी वॉल ही ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। विच ग्रेजुअली डिमिनिश द सेल मैचर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल्स। द मिडल लैमेला जो होती है इज अ लेयर मेनली कैल्शियम पैक्टेट। जो इनर लेयर होता है वो कैल्शियम पैक्टेट से बनता है, विच होल्ड्स ऑफ और glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmoglasmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. So यहाँ पे कितना याद रखना है कि जो फंगी और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल जो algae में होती है वो बनती है सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनर्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। और जो अदर प्लांट्स में होती है वो हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन सेल्यूलोज से बनती है, राइट। उसका वर्क क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, तो वो शेप देते हैं सेल को, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स membranous organelles is distinct in terms of its structure and functions. Many of them are considered together
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। जो फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं, एक दूसरे के साथ जो फंक्शंस बंधाएले होते हैं, कोऑर्डिनेटेड के साथ होते हैं, तो उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, राइट। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लास्टिक रेटिकुलर, बोथ राइट, रफ एंड एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। क्या? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये जो 4 होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, क्योंकि उस सब का फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे के साथ लयबद्ध होता है, इसलिए। उसके अलावा फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं है। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसम। सो वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो वो कंपोनेंट हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं करते। बट जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स होते हैं, उसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया यूकैरियोटिक सेल को, तब रिवील हुआ प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम और टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जो नेटवर्क और रेटिकुलम एक था जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में स्कैटर्ड मीन्स इधर और उधर, साइटोप्लाज्म जो था उसको हम कहते हैं एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। दैट्स मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूकैरियोटिक सेल को स्टडी किया, तब एक नेटवर्क, एक रेटिकुलम्स की प्रेजेंस रिवील हुई, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था उसके पर स्कैटर्ड इधर उधर साइटोप्लाज्म के ऊपर, तो दैट्स एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम्स को हमने डिवाइड्स किया इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड द एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स, राइट, उसको हमने 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स से डिवाइड्स किया। फर्स्ट ल्यूमिनल, दैट्स मीन्स इनसाइड द एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा दैट्स मीन्स साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम ऑफन शो रिबोसोम्स, उसके पर हमने रिबोसोम्स को देखा अटैच टू देयर आउटर सरफेस, जो उसकी आउटर सरफेस थी उस सरफेस के ऊपर हमें रिबोसोम्स दिखाई पड़ते हैं। सो जो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जो रिबोसोम्स धराती है, उसके ऊपर जो रिबोसोम्स होता है, तो वो सरफेस को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर है जो दानेदार स्ट्रक्चर है, तो उसके वजह से उसकी जो हमें दिखाई पड़ती है वो एकदम स्मूथ नहीं होती, रफ दिखाई दे पड़ती है। सो रिबोसोम्स की रफ सरफेस दिखाई दे पड़ती है, इसलिए उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर रिबोसोम्स होते हैं। और जहाँ पे एब्सेंस ऑफ रिबोसोम्स होते हैं, जहाँ रिबोसोम्स प्रेजेंस नहीं होते, एब्सेंस होते हैं, वो स्मूथ दिखाई दे पड़ती है, स्मूथ दिखाती है, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, राइट। अब रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। जब प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें हमें रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली दिखाई दे पड़ती है, ऑब्जर्व होती है, राइट। वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यह हमें प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जब स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में हमें प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस में हमें मेजरली वो साइट दिखाई दे पड़ते। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन आर सिंथेसिस इन स्मूथ
एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है। रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में हमें प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस दिखाई दे पड़ता है, जब स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम मेजरली साइट सिंथेसिस ऑफ लिपिड होती है। और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें एक लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन, क्या एक लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस होता है, उस वो स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में होता है। इस द फिगर, वो जो हमें दिखाई दे पड़ती है ये फिगर वो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलर की है। ये न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, ये न्यूक्लियस है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियर के अंदर पोर जो होते हैं वो है, सो दैट्स न्यूक्लियर पोर, राइट। इट इज़ जो जिसके पर हमें रिबोसोम्स दिखाई दे पड़ते हैं यहाँ पे। तो दैट्स रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, जो बाहर की होती है उसके पर हमें रफ दिखाई दे पड़ता है, रिबोसोम्स दिखाई, यहाँ पे लिखा है पीछे रिबोसोम्स, राइट। ये सब रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है, उसके पर रिबोसोम्स है, राइट। और जो ये है जहाँ पे हमें रिबोसोम्स नहीं दिखाई दे पड़ते उसको हम कहते हैं इनर स्मूथ। ये सब स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है, राइट।